फाइनेंशियल कंडीशन इतनी डाउन हो गई थी कि मेरे सिर पर 12 लाख का कर्जा चढ़ गया था। ओह शिट। खेलते खेलते घर का सब कुछ बिक गया था, घर भी गिरवी हो गया था। तो इतने में पापा साथ छोड़ गए। 2000 सॉरी, पानी ले लो। नहीं, एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी, सुसाइड अटेम्प्ट किया ओह, बट बच गया। मतलब फिर इतना डिप्रेशन। मैं उधर धड़कन तेज होगी। मैंने ले भैया अब तरुण गया तो अब ना कहीं का रहेगा नहीं, ऊपर ही पट पट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चाय पे चर्चा विद मनमीत में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर तरुण शर्मा जी से, जो कि पैरा कराटे चैंपियन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। थैंक यू। मेरा नाम तरुण शर्मा, मैं पंजाब खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी, मेरा बोर्न 6/4/1991 को हुआ था श्री राममूर्ति शर्मा ममता रानी के एक ब्राह्मण फैमिली में और एक पुअर फैमिली में हुआ था। 6 साढ़े 6 महीने का था जब मेरे माइंड पे बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे फुल बॉडी पैरालाइज अटैक की तरह बताया मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उनको जब ये पता लगा तो उनकी ज़मीन निकल गई पैर से कि एक बेटा हुआ उसको भी भगवान ने। बट रियलिटी बताऊं तो भगवान करते हैं तो कुछ अच्छे के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर वो उस टाइम इंसिडेंट ना होता तो शायद मैं आपके आगे ना होता। बिल्कुल। सो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो डॉक्टर ने मम्मी पापा को बोल दिया था कि ये आपका बेटा कभी चल फिर नहीं पाएगा। हम्म। एक पेरेंट के लिए सुनना बहुत बहुत। बड़ी बात है बिल्कुल। कि एक भगवान ने बेटा दिया, बेटा दिया वो और भी ऐसा हो गया। डिसीज। बट मेरे फादर मदर में ना एक था कि नहीं, कि इसकी जितनी भी लाइफ होगी अगर लिटा के बिठा के खिलाना पड़े हम उनकी सेवा करेंगे। तो इवन डॉक्टर ने इतना भी बोल दिया था कि यार इसका सिर्फ माइंड काम कर रहा है, बॉडी डेड है, आप इसको डेड कर दो। उससे क्या होगा कि 4 बंदों को लाइफ मिल जाएगी, किसी को किडनी हो जाएगी, किसी को लीवर मिल जाएगा, किसी को हार्ट मिल जाएगा। बट मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा एक पहला बेटा है, हम नहीं ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, टाइम निकलता रहा तो 6 साढ़े 6 साल जहाँ पे मेरी लाइफ का इंटरेस्टिंग टर्निंग मोड़ आया। पापा ने मुझे बार ठंड का टाइम था, जैसे धूप सनसेट लेते हैं, पापा ने मुझे पार्क में बिठा दिया। घर के जस्ट सामने पार्क था, जैसे अभी बैठा हूँ खंबे के साथ पीठ लगा के बिठा दिया। फिर चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सिर्फ देख सकता था। तो क्या हुआ, बच्चे भाग रहे थे, खेल रहे थे, तो मैं उनको देख के खड़ा होके गिर गया। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नोट किया, तो पापा ने फटाफट, मेरा ट्रीटमेंट जलंधर चल रहा था, वहाँ पे डॉक्टर थे बहुत पुराने बुजुर्ग थे। तो मैं वहाँ गया, पापा मुझे लेके गए, डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तो उधर से डॉक्टर ने बोला कि बॉडी इम्प्रूव कर रही है। तो उन्होंने बोला कि इसको किसी गेम में डाल दो। ओके। तो मेरे फादर साहब खुशी की लहर कह सकते हो आप। हम्म। तो फादर ने मुझे लेके गए, वहाँ पे मेरे खन्ना में एक ग्राउंड है, मलेकुलर रोड पे, एएस ग्राउंड। तो ओके। मैं 96 97 में मैं वहाँ गया। वहाँ पे मेरे कोच, जिनका मैं पूरी लाइफ अगर कहूँ ना देना मैं नहीं दे सकता, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया इस समाज से लड़ने के लिए कि एक डिसेबल्ड बच्चा वो नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो पापा की उनसे मुलाकात हुई, तो पापा ने उनको बोला कि मेरा बच्चा ऐसे है। तो उन्होंने ये नहीं एक बार भी कहा कि ये डिसेबल्ड है, नहीं। उन्होंने, उनसे जब भी मैं आज भी मिलता हूँ ना, तो मुझे यही, वो एक ही गाइड करते हैं, डिसेबल्ड
कोई वर्ड नहीं है तेरी डिक्शनरी में, उसको निकाल दे, तो भी वो सब कुछ कर सकता है जो हम करते हैं। मैंने ठीक है, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू की। पहले मैं ग्राउंड के साथ पौड़ियाँ बनी हुई थी, तो मैं पहले एक एक स्टेप हाथ रख के चलता था। ओके। तो चलते 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 100 मीटर भागने लग गया, 200 मीटर भागने लग गया, फिर 1600 मीटर हो गया, और मैं पूरा फिट हो गया, मतलब अपने अकॉर्डिंग फिजिकल में फिट हो गया। तो उसके बाद मैं मेडिकल करवाने गया उसी डॉक्टर के पास, जब जिस डॉक्टर ने बोला था ना जलंधर वाले डॉक्टर हाँ के पास। कि ये चल फिर नहीं सकेगा, हम्म। मैं उनके पास गया। चल के मैं उनके पास बैठा, मैंने उनको बोला हाँ हाय डॉक्टर साहब। उन्होंने मुझे देखा, उनके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, ही लाइक अ मिरेकल, ये जादू हो गया। मैंने उनको बोला सर ये जादू नहीं हुआ, ये मेहनत हुई है, मैं आज आपके आगे बैठा हूँ। तो उसके बाद टाइम निकलता रहा, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब कराटे में इतना एक्सपर्ट हो गया। हालांकि मेरा मजाक उड़ाते थे बच्चे, और मैं आज दिल से शुक्रिया भी करता हूँ कि अगर वो मजाक ना उड़ाते तो तो मैं आज आप यहाँ ना इतना होते, कर। बिल्कुल सही बात। तो टाइम निकलता रहा, 2024 में 2004 में 3-4 में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था, हम्म। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैंने वहाँ से ब्राउन मेडल साइड वहाँ से किया। ओके। तो जर्नी की शुरुआत हुई, अच्छा प्लेयर बन गया। तो बनते बनते, क्योंकि एक एथलीट को डाइट चाहिए होती है बिल्कुल। जो मुझे नहीं मिलती थी। पापा लेबर करते थे या घर का करते या स्टडी करते। बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए स्टडी बंद कर दूंगा। ओके। मैंने स्टडी बंद कर, तो कहाँ तक मैं पढ़े हैं आप? मैं फिर जॉब, मैं अभी तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ओके। मैंने बीलिव की हुई है। ओके। तो फिर मैं जॉब करने लग गया, लोगों के शॉप पे जाता था, हम्म। पानी पिलाता था। तो मुझे वहाँ पे 300-400 रुपये मिल रहा था उस टाइम, मंथली। मंथली। मैं लगा रहा, मैंने कहा चलो डाइट निकलती रहेगी। हम्म। तो टाइम निकलता नहीं निकलता रहा, पहले फाइनेंशियली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक दिन ऐसा आया, इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ मलेशिया में, हम्म। तो सिर्फ 45 to 50 थाउजेंड लगने थे वहाँ खेल के वापिस आने के। तो पैसे थे नहीं। पापा, मैंने पापा को बोला, मैंने पापा ऐसे ऐसे करके मैंने खेलने जाना, चांस मिला है। हम्म। तो पापा देखो एक बाप का जिगरा, तू जा मैं बैठा हूँ कोई बात नहीं, कितने चाहिए। मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो मुझे नहीं पता था, सुबह पापा ने मुझे पैसे दिए कि तू खेल के आ। मैंने नहीं, मैं कहा पहले बताओ आप पैसे लाए कहाँ से। पापा कह रहे तूने खेलना है ना, तू जा, तुझे मना नहीं कर रहे, तू खेल, इतना खेलना है। मैं नहीं, मैं बताओ। फिर जब पता लगा कि रात को सोया हुआ था, मम्मी मेरे पास गहने लेके आई थी कि इसे गिरवी रख। हालांकि मैंने मना कर दिया था नहीं रखूंगा, नहीं खेलूंगा, बट पापा रख के आ गए थे। तो एक तरफ तो मैंने गोल्ड गिरवी रखा, दूसरी तरफ मैं देश के लिए गोल्ड लेके आया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो रिसेंटली क्या हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी डाउन हो गई थी कि मेरे सिर पर 12 लाख का कर्जा चढ़ गया था ओ शिट। खेलते खेलते। घर का सब कुछ बिक गया था, घर भी गिरवी हो गया था। तो इतने में पापा साथ छोड़ गए। 2000 सॉरी, पानी ले लो। नहीं 2000 अभी रिसेंटली 3 सालों में पापा चले गए। तो बहुत झटका लगा लाइफ में, क्योंकि कमाने वाला वही था, मैं कमा नहीं पाता था। भाई छोटा था, मम्मी हाउस वाइफ थे। लेकिन खुद को संभाला कि नहीं, अगर मैं टूटा तो फैमिली टूट फैमिली। जाएगी। और मेरी सिलेक्शन हुई थी एशियन चैम्पियनशिप के लिए। ओके। मैं डिप्रेशन में रहा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। गया देश के लिए, वहाँ से सिल्वर मेडल लेके आया और एक हिस्ट्री बनाई। पंजाब में आज से पहले पैरा कराटे में मेडल नहीं हाँ, थे, कोई भी नहीं तो है। मैंने ले आके दिए। उसके बाद यूएस गया, वहाँ से मेडल आया, वहाँ से मेडल लेके आया। फिर उसके बाद फिर दोबारा एशियन खेलने गया, वहाँ से ब्राउन मेडल लेके आया।
ऐसे करते करते 18 कंट्रीज में मेरे मेडल आ गए और मैंने पंजाब के लिए एक हिस्ट्री बनाई। और एक तरफ वही पंजाब था जो कहता था कि हम आम बंदे के साथ खड़े हैं, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। इवन मुझे कोई पिक करने नहीं आया, बस पे मैं अकेला उतरा, मेरा भाई आया मेरे हाथ डाल के ले गया घर पे। मतलब गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई कोई भी सपोर्ट नहीं नहीं आया मिला। उस टाइम। आखिर एक मैं प्लेयर था, मैं बिल्कुल देश सही की बात। धरोहर हूँ। अगर कोई प्लेयर को ना पूछे तो आपको पता ही है कैसा महसूस होगा। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने मन बनाया, मैंने कहा नहीं बहुत हो गया। फिर स्ट्रगल शुरू किया, मैंने फाइट की पूरी, मैंने धरने प्रदर्शन किए। इस बीच मेरा साथ दिया मेरे एनआरआई ब्रदर्स ने, पंजाब के युवा ने, इंडिया के युवा जो हैं उन्होंने दिया। उसमें से कई नाम मुझे याद है। मेरा दिया ईशनप्रीत सिंह जी, उन्होंने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। गौरव यादव जी लुधियाना से, जिनको चोटी वाला भाई बोलते हैं, ओके। उन्होंने बहुत साथ दिया। तो हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे बड़ा हाथ मेरी लाइफ में मेरे मुद्दे को उठाने में आप जैसे भाई बहनों का, रिपोर्टर्स का। अगर मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ तो अपने पंजाब के रिपोर्टर्स की वजह से बैठा हूँ। बिल्कुल। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो देश को पता ना लगता। बिल्कुल कि तरुण शर्मा है हाँ कौन। जी। बिल्कुल सही सबसे बात। पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार नहीं दिया, इतनी सपोर्ट की कि मैं आज वो अपना मुकाम हासिल कर पाया। नहीं, आपका हुनर है वो आपको यहाँ पे लेकर आया है। जी। हम कौन होते हैं आपको यहाँ पे बिठाने वाले ना। बट वही कहते हैं ना कि एक टाइम जब आता है तो सबके लिए लेके आता है। बट बिल्कुल। उस टाइम पे जिसके लिए मैं कर रहा था वही मेरे साथ नहीं था। बिल्कुल। फादर। आज भी उसकी कमी महसूस होती है, बिल्कुल। क्योंकि फादर एक वो चीज़ है आपकी लाइफ में जिसके मोढ़े पे बैठकर आप दुनिया देखते हो। बिल्कुल। हालांकि मैं तो स्पेशल नीड चाइल्ड था, हम्म। मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया था। मेरे पास फादर और मदर थे। हम्म। मेरे अपने, मैं अभी भी कहता हूँ मेरे अपने मेरे काम नहीं आए। मेरे फादर बीमार थे, मेरे खुद के मेरे फादर साहब के पास तक नहीं आए। मतलब अगर आज रिश्तेदार। मेरे पास इतना होता तो आप मैं अपने फादर को सेव कर लेता। मतलब रिश्तेदारों ने कोई सपोर्ट नहीं किया कोई आपको। नहीं करता मैम। मैं नहीं कर। अक्सर यही कहता हूँ, आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात। मैं युवा से भी आपके चैनल के माध्यम से यही हाथ भी जोड़ूंगा कि आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हो। कभी आपने उनके बारे में सोचा कि उन्होंने आपको पैदा किया, आपकी परवरिश की, कैसे की? वो वृद्धाश्रम में जो आप छोड़ के आए हो ना, वो एक आपका गहना था जिसे आपने गवा दिया। अपनी माँ बाप को बोझ मत समझिए। जिस घर में माँ बाप है ना, वो पूरा स्वर्ग है। माँ बाप चले जाएंगे ना, कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। सो आप सेवा कीजिए अपने माँ बाप की, बट धुतकारिए मत। अभी बिल्कुल सही। रिसेंटली मैं वृद्धाश्रम गया था। कभी हम्म। कभी जाता हूँ, मन खराब होता है। तो वहाँ जो हालात देखता हूँ ना, कोई माँ उम्मीद में बैठी होती है कि अब मेरा बेटा आएगा। बेटा आएगा लेने के लिए। कोई बाप उस उम्मीद में बैठा होता है कि नहीं मेरे पोता पोती आएंगी। क्या फायदा है ऐसी औलाद को जन्म देने का जो लास्ट मोमेंट में आपके साथ नहीं खड़ी? बिल्कुल। मैं गलत नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि ठीक है, सबकी सिचुएशंस हैं, बट माँ बाप से ऊपर कौन सी सिचुएशन? बिल्कुल। क्या जी। उसके बाद जॉब के लिए आया, मैं जॉब के लिए स्ट्रगल शुरू किया, गवर्नमेंट से फाइट की। तो सबसे बड़ा हाथ डीसी लुधियाना, जिन्होंने मेरी जॉब प्रोवाइड करवाई गवर्नमेंट के थ्रू। साक्षी जी नाम है उनका, वो ओके। आजकल अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर है, ओके। आईएएस अफसर है। उन्होंने मेरी मदद की। उसके बाद एमएलए खन्ना, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे छोटा भाई भी बनाया हुआ है।
उन्होंने यही कहा कि एनी टाइम हम तेरे लिए खड़े हैं। उसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है करण औजला भैया का। हाँ, हम भी वही जानना चाह जी रहे हैं कि करण औजला जी ने आपकी कैसे हेल्प की? रिसेंटली जब मैं अमेरिका से खेल के आया तो 12-13 लाख रुपए का कर्जा था सिर पे। हम्म। कई हद तक एनआरई ब्रदर्स ने हेल्प की, इंडिया के ब्रदर्स ने हेल्प की, सिस्टर्स ने की, बट वो कम होते होते 9 लाख तक रह गया था। तो 1-1.5 महीने पहले ही मुझे करण औजला भैया का फ़ोन आया कि अब किसी से फंड नहीं लेना, जितना हो गया ले लिया ठीक है, जितना रह गया वो मैं दूंगा। तो पहले तो मैं बिलीव नहीं किया कि यार वाकई में करण औजला भैया है। फिर जब उनकी कॉल आई तब मुझे पता लगा ये रियल में करण औजला भैया है। तो उन्होंने वादा किया था बट उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम ये नहीं कह सकते, जैसे कहते हैं ना कि हमने इसको पैसे दे दिए तू मेरे ही नाम ले, हम्म। नहीं। वो बंदे ने एक बार मुझे ये नहीं कहा कि तू वीडियो डाल की, तू प्रेस में बोल, तू हम्म। इसमें बोल, नहीं। उन्होंने उनकी एक ही वर्डिंग थी कि ये ड्यूटी मेरी उस वाहिगुरु ने लगाई है जो मैं पूरी कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। मैंने आज के टाइम में 100 रुपये किसी को कोई नहीं देता, नहीं देता, अपने ही नहीं देते, रिश्तेदार नहीं देते, कोई बाहर का बट तो क्यों उन्होंने ही देगा। मेरी हेल्प की, मेरी एनआरआई ब्रदर्स ने हेल्प की। कई नाम है जो हैं, कईयों ने तो इतना भी मुझे डाउन कर दिया कि मेरी हेल्प की, और उनको ये था कि ये लोगों को बता मैं हमारे बारे में कि हम्म। हमने तुझे पैसे दिए। भाई अगर ऐसी हेल्प करनी होती है ना तो मत किया करो। बिल्कुल। भगवान ने भी बोला कि दान इस हाथ से दो, इस हाथ को पता ना लगे। आज की आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग फेमस होने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम्म। ये नहीं सोचते कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट हो रहा हाँ, है। कि वो किस सिचुएशन में बैठा है इस टाइम। बस इनको यही होता है कि हमारा नाम लो, हमने इतना कर दिया, हमने उतना। अगर ऐसे कोई फेमस होता ना तो मैं खुद करता, बिल्कुल। बट किसी की फीलिंग से हर्ट ना करो। किसी गरीब को दान देके उसको तुम एहसास करवाओ कि मैंने किया, ये अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। मुझे मुझे ऑफर्स आती हैं कि हम आपको इतना दे देंगे। मेरा मैम जब मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ मेरा हो गया, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। बिल्कुल। वही आप किसी उसकी हेल्प करो जिसे एक्चुअली में जरूरत है। रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। मेरे जैसे कितने ही प्लेयर कितने। हैं, तो आप उनकी मदद करो। इवन मैं खुद हेल्प कर रहा हूँ, मैं फ्री में कराटे इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, हम्म। कराटे की ओके। ट्रेनिंग फ्री में दे रहा हूँ। उसमें मेरा हेल्प करती है वर्धमान स्टील मिल लुधियाना, अच्छा। श्री सचिन जैन जी हैं, जिनकी बदौलत मैं स्कूल में कराटे की फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। ओके। वो पूरी हेल्प करती है मेरी, आज भी वो हेल्प कर रहे हैं मेरी। मेरी डाइट के लिए खर्चा वो देते हैं मुझे, ओके। जो रियलिटी है। अभी मैं जीत के आया था, मुझे 2 लाख रुपए वर्धमान चीन में ने दिया, जिसकी वजह से अब मैं खेलने जा रहा हूँ कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जी आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ है जरूर। कॉमनवेल्थ में। और कॉमनवेल्थ भी पंजाब का मैं इकलौता ही हूँ जिसने हाँ पार्टिसिपेट जी, की। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है जब लाइफ ट्रैक पे आती है, तो उसके बाद अचीव करने का मजा कुछ और होता है। बिल्कुल। कई कोचेज ऐसे हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, हम्म। बट मैं उनमें से नहीं हूँ। अभी मेरी एक एकेडमी है, तरुण कराटे एकेडमी, ओके। उसमें मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। आप बताओ मैम रियलिटी, अगर आप किसी पर्सनल कोच को हायर करते हो वो कितने मंथली लेगा चार्जेस। पर्सनली अगर करते हो हाँ मेरे हिसाब से 50 अबव होना चाहिए। 50 अब बिल्कुल। मेरी चार्जेस 500 रुपये ओके। पर्सनली। सिर्फ वो क्यों लेता हूँ, जब किसी बच्चे की फीस कम हो जाती है पार्टिसिपेशन के लिए तो मैं वो पैसे उसमें मिलाता हूँ। किसी बच्चे को नीड है, हम्म। उसकी स्कूल फीस नहीं जा रही, तो मैं पैसे उसको देता हूँ। ओके। किसी बच्चे को नीड है ड्रेसों की, मैं उसको पैसे देता हूँ।
तो क्या अब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप नहीं, बताइए। आपकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि नीड आपको भी इस टाइम पैसों की बहुत है, उसके जी। बावजूद आप औरों की हेल्प कर रहे हो। मैंने ना मैम एक किसी अंकल ने मुझे बोला था कि जिंदगी ऐसे जियो कि लोग खुद आपको देखकर आपकी तरह जीना सीखें। तो मैं ऐसी सोच रख के जा रहा हूँ कि जिससे युवा पीढ़ी जो आजकल पंजाब को बोलते हैं कि नशे नशे नशे, हम्म। तुम पंजाब में आके तो देखो, आप वो पंजाब पहले वाला नहीं रहा। हम्म। पंजाब में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि आप किसी भी शहर किसी भी गांव में जाओ ना, आपको खुद महसूस होगा। बट आपकी पर्सनली क्या राय है, मतलब जैसे पंजाब के बारे में बहुत से बोलते हैं कि पंजाब की मोस्टली यूथ जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा है, जी। तो आपका इस पे क्या रिएक्शन है? देखिए मैम, नशा कोई अपनी दिल से नहीं करता, हम्म। नशा मजबूरी करवाती। मैं गलत बोल रहा हूँ कोई? नहीं, आप मजबूरी बिल्कुल। क्यों करवाती है? देखो, युवा जब यंग होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है। हम्म। सीधी सी बात है, अगर जॉब्स होंगी तो वो जॉब्स में दिल लगाएंगे। एक बंदे के पास अगर जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा है, डिग्री है, उसके पास सब कुछ है, वो एलिजिबल है और उसको जॉब नहीं मिल रही, तो जेन्युइन सी बात है मैम, वो वो डिप्रेशन में जाएगा और बिल्कुल। नशे का एडिटर हो जाएगा। उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? अपने आप को जितना हो सके हैप्पी रखें, कभी हिम्मत ना हारें। फिर क्या हुआ अगर एक बार नहीं मिली, दो बार नहीं मिली? बट वही है ना, अब ये भी तो देखो, उनके सर पे भी तो कितनी जिम्मेदारियां होती हैं घर की। मैम वही कह रहा हूँ ना। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले खेतों में पंजाबी भाई काम करते थे, बहनें काम बिल्कुल। करते थे, कितने हट्टे कट्टे होते थे। बिल्कुल। और अब क्या हो गया? मेहनत करके कोई राजी नहीं है। हम्म। अगर वही खेतों में वही भाई बहन वापिस आ जाए, ठीक है। अब आजकल ट्रेंड है कनाडा कनाडा कनाडा, ट्रेंड बनाने वाला कौन है? हम ही है ना। बिल्कुल। बच्चा जिद करता है मैंने हम्म। बाहर जाना है, घर वाले भेज देते। पापा 1 किला भेज दो भेज दो। हम्म। वहां जाके अंग्रेजों की गुलामी करनी मंजूर है, हम्म। घर में धरती माँ को सिंचाई नहीं करेंगे। अगर पंजाब में देखो, पंजाब में कितने ही शहर गांव सूने पड़े हैं। बिल्कुल। पंजाब का युवा बाहर चला गया, हम्म। पीछे कोई खेती करने वाला नहीं है। अब आपको वो कल्चर दिखता है, आप ही कर लो। चलो मैं आपसे एक हम्म। सवाल पूछता हूँ, बुरा मत मानना। नहीं। आप किसी गांव में जाओगे, क्या आपको आज भी वो कल्चर दिखता है कि हमारी माता बहनें कुंड निकाल के बैठी होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको वो कहीं गबरू जवान दिखते हैं, लंबे लंबे जो कुर्ते पजामे पा के, टीडी वाली जूती पा के मेलों में जाते थे? नहीं। इसका रीजन कौन है? क्योंकि हम लोग हैं। हमने खुद अपने पंजाब की संस्कृति नहीं संभाली। बिल्कुल। मैं भी पंजाब का बोन हूँ, हम्म। मुझे भी दिल से दर्द होता है कि यार मेरा पंजाब कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं खुद चाहता हूँ कि सभी मिलकर अगर हम पहल शुरू करें ना, तो वही पंजाब वापिस आएगा जिसे हम रंगला पंजाब बोलते थे, बिल्कुल। जिसे हम सोने की चिड़िया बोलते थे। बट कोई करने को राजी नहीं है। हम्म। पेरेंट्स भी अपनी जगह सही हैं, उनको बच्चों का फ्यूचर नहीं दिखता, हम्म। इसलिए वो बाहर भेजते हैं। बट बाहर की अगर रियलिटी बताऊं, मैं खुद घूम के आया हूं। बाहर क्या है, आपका बच्चा यहां से चला गया, हम्म। वो पंजाब का नहीं रहा, बिल्कुल। वो आएगा एक बार शादी करवाने, दूसरी बार बच्चों को लेके, तीसरी बार आपको आखिरी चीता देने, हम्म। उसके बाद वो पंजाब नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या करोगे ऐसे? बाहर को माँ बाप यहाँ बच्चों के लिए तरसते हैं, बिल्कुल। वो वहाँ बैठे डॉलरों के लिए तरसते हैं। जवानी का पता ही नहीं लगता कब बुढ़ापा आ जाता है। वो एक किसी सियाने ने बोला था ना कि हम बार बार बाहर जाने को करते हैं। मैं पंजाबी मिक्स करूँगा थोड़ी, क्या पता हिंदी में जाते ही माँ बाप चले जाएं, सही बात है। क्या पता जाते ही
वो भाई बहन चले जाएं, बिल्कुल। वो यार दोस्त चले जाएं, हम्म। क्या पता मैं खुद ही वहां से तो ताबूत बन के आ जाऊं। बिल्कुल। किसी की किस्मत मैडम नहीं इतनी पता। लकी नहीं होती कि जो सोचा वही हो। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे वहां जाकर हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हम्म। रीजन रीजन डिप्रेशन। भी जॉब नहीं मिलती वहाँ पे। वही तो है। मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है आपकी अपनी लाइफ है, बट आप भूल रहे हो सबसे पहले आप पंजाबी हो और इंडियन हो। आप बिल्कुल। अपना पंजाब का विरसा खुद ही खत्म कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं, मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं खुद यहाँ रह के 2 टाइम की रोटी खा के खुश हूँ। मुझे बाहर जाके अंग्रेजों की गुलामी करने नहीं आती। सही बात है। बिल्कुल। तो मैं यही पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि ठीक है आपको रास्ते नहीं मिलते, आप बिल्कुल। अपने बच्चों को बिजनेस खोल के दो। हम्म। जरूरी नहीं है कि छोटा बड़ा बिजनेस 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 है। बिल्कुल। मैं खुद सब्जी का काम अभी भी करता हूँ। सुबह ओके। मेरा भाई करता है, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद मैं कराटे की क्लास तक आता हूँ। जितना टाइम मिलता है उसमें मैं खुद अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। ये शरीर है मैम, इसको जैसे आप बनाओगे ना वो ये वैसे ढल वैसे जाएगा। बनेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ थोड़ा मुश्किल होता है हम्म। बट करना पड़ता है। फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ, पिंड पिंड शहर शहर मैं खुद जाऊँगा, वहाँ पे कराटे की ट्रेनिंग दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं दूंगा, सिर्फ जो तेल का खर्चा और खाने का वो लूँगा। उससे क्या होगा कि एक जो मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती, डरती हैं डरती है। कि हमारे साथ मिस हैपनिंग ना हो, हम्म। उनको सेव करूँगा। दूसरा, जो बच्चे गांव में इतना टैलेंट है, जो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते सिर्फ छोटे से फाइनेंशियल कंडीशन से, उनको सपोर्ट करूँगा। और बाकी भगवान के हाथ में। यानी मैं जितनी भी मेरी लाइफ है ना, अब मैं पंजाब के नाम पहले भी लगाई थी अभी भी लगाऊंगा, ताकि मेरे पंजाब का युवा गलत जगह पे ना जाए। तो आपको गवर्नमेंट की साइड से जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? गवर्नमेंट ने जॉब दी है बट अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट जॉब नहीं है। ओके। तो आप। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 या 3 साल में वो परमानेंट कर देंगे। ओके। और जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वो है नगर कौंसल खन्ना। ओके। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। मुझे जहाँ भी जाना होता है पूरी हेल्प करते हैं। वहाँ पे कारगुजारी अफसर हैं जिसे ईओ सर कहते हैं, ओके। सुपरिटेंडेंट सर हैं, और पूरा स्टाफ है जो बहुत अच्छा बिहेव करता है। वो खुद कहते हैं कि हम हैप्पी हैं कि इधर हमारे डिपार्टमेंट में आया है। मुझे डिपार्टमेंट में मिला है प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, ओके। जिसमें मैं अभी पिछले 3-4 साल से सेवा कर रहा हूँ। तो करण औजला जी से अभी भी कांटेक्ट में हैं आप? जी हाँ, उनसे कभी कभी बात होती रहती है। उसके बाद पनीश वर्मा जी, ओके। वो कंटिन्यू मेरे साथ अटैच हैं, ओके। जिनसे मैं बात करता रहता हूँ। ओके। बाकी कई पॉलिटिशियंस हैं बहुत हम्म। तगड़े, जिनके टच में हूँ, जो भाई मानते हैं, जो मेरी मेहनत को सलाम करते हैं। और ईश्वर भैया हैं, वो चंडीगढ़ के हैं, लुधियाना से हैं कई। और एडीसी सर, ओके। एसडीएम सर, यानी सभी अच्छा प्यार देते हैं। वो मेरी मेहनत को समझते हैं, इसलिए मेरा साथ देते हम्म। हैं। अपने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे कनाडा से आता है। एनआरआईज ब्रदर्स करते हैं, यूएस से नवीन ओके। शर्मा जी हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। ओके। उसके बाद मेरे अपने यहाँ के हैं खैर के अमित शर्मा जी, जो ओके। मुझे सपोर्ट करते हैं। मोनिका दीदी हैं, हम्म। कई और नाम हैं बहुत बड़े बड़े जो अभी याद नहीं है। तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा कि मैं सभी को इकट्ठा कर देता हूँ कि आप सबका दिल से धन्यवाद, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और कर रहे हो। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी आपका सबका नाम कॉमनवेल्थ में रोशन करूं।
बिल्कुल। तो अभी आप पहले बताइए कि आपने कौन-कौन से मेडल अपने जी, देश के लिए लिए हैं और मैं इंटरनेशनली? इंटरनेशनल 18 कंट्री में मेडलिस्ट हूँ, ओके। जिसमें कई कंट्रीज यूरोप की हैं, हुँ। यूक्रेन है, यूएई है, अभी रिसेंटली यूएस में मेडल आया, ओके। उससे पहले एशियन कंट्रीज में मेडल आया, हुँ। एशियन चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आए हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो 18 मेडल है वो इंटरनेशनल है। उसके ओके। अलावा मेरे पास 400+ मेडल है। ओके। 27 ईयर हो गए मुझे कराटे करते हुए, और एक लक्ष्य लिया हुआ है। अभी 16 तो थे, 1800 लड़कियों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो अभी आगे भी वो सफ़र जारी रहेगा। आपने ये कराटे की लाइन ही क्यों चूज़ की? मैम, जो कराटे की लाइन थी ये मैंने नहीं चूज की, मैं सिर्फ एक गया था फिजिकल फिट होने के लिए। ओके। ये जो भी कुछ करवाया ये भगवान की एक रणनीति थी। भगवान चाहते थे कि मैं इसकी लाइन हुँ। में आगे जाऊं और आगे बढ़ूं और देश के भाई बहनों की सेवा करूं। ओके। मैं तो अपने पंजाब को उस नज़रिए से देखना चाहता हूं, जिस पंजाब में आज ड्रग इतने मतलब तेजी से फैल रहा है, हुँ। उसे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जो बहन घर से बाहर नहीं निकलती, डरती है कि हुँ। मेरे साथ मिस हैपनिंग ना हो जाए, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। कि आप अपने आप को तो इतना स्ट्रोंग करो। हुँ। अब आप देखो, आप जा रहे हो, एग्जाम्पल एक देता हूँ, आप फीमेल हो, आप जा रहे हो, 3 लड़के खड़े हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी थिंकिंग पता क्या होगी? आप मुंह नीचे कर लोगे, निकल जाओगे। हुँ। कई बार मैंने नोट किया। हुँ। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा ना, वो देखेंगे ना, वो सिर नीचे नहीं करेगी, वो सिर उठा के निकलेगी कि तेरे में दम है तो हाथ लगा के दिखा, तेरे को तोड़ के दिखाऊंगी। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। खुद को हैवी मत होने दो किसी को। हुँ। आप में क्या कमी है? आपके भी पास हाथ पैर हैं, बिल्कुल। उनके पास भी हैं। हुँ। फिर डरते क्यों हूं? डरना नहीं चाहिए। मार्शल आर्ट आप, मैं, आप फीमेल के लिए जरूर, कई बहनों को बुरा भी लगेगा, बट ठीक है, अच्छी राय दूंगा, गलत नहीं दूंगा। आप ब्यूटी पार्लर की तरफ भागते हो, हुँ। मम्मी इतने रुपए चाहिए, मैंने ये करवाना, मम्मी घर वाले दे भी देते। अगर वही करवाने, उनको मना करें, उनके साथ शर्त रखें कि 2 घंटा मार्शल आर्ट करनी है, तब हम देंगे, क्या बिल्कुल। वो मार्शल आर्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करें। हम क्या करते हैं, ले बेटा, कम पड़े तो क्यूआर कोड भेज दो, वो डाल दूंगी। हुँ। बच्चा छोटा होता है, पहले क्या होती थी, माँ उसकी केयर अच्छी करती थी। आजकल क्या है, फोन दे दो, बच्चा फोन में लग जाता है। हुँ। बिल्कुल। जब वो बड़ा होता है तो उसका दिमाग भी उसी तरह फोन की तरह हो जाता है। चोट लगेगी ना, खरोंच भी आएगी, डॉक्टर के पास भागते हैं। बिल्कुल। क्या पहले ऐसे होता था? कई चीजें हैं जो पेरेंट्स को भी चेंज करनी चाहिए। कई चीजें हैं जो बच्चों को भी चेंज करनी चाहिए। हुँ। अभी आप ग्राउंड में चले जाओ, आपको कोई बच्चा नहीं दिखेगा वहाँ खेलता हुआ, बिल्कुल। कोई भी नहीं दिखेगा। स्पोर्ट्स मुझे लग रहा है कि हम बहुत कम हो रही है। मैम, स्पोर्ट क्यों कम हो रही है, उसका रीजन आप जानो ना। क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे? फिर क्योंकि मतलब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है यानी कि स्पोर्ट्स अब देखो, भगत प्लेयर्स के सिंह जी लिए? से फ्रीडम फाइटर बोला जाता है उनको। हुँ। क्यों बोला जाता है? रीजन पता क्या है? उन्होंने फाइट करना सीखा। हुँ। उन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया था कि इतनी छोटी सी एज में अगर वो इस दुनिया में अपना नाम, अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैं, ये पानी का गिलास है एग्जाम्पल, अगर इसे उठा के पियेंगे तभी प्यास तभी बुझेगी। प्यास बुझेगी। वो बिल्कुल। खुद तो आएगा नहीं। आलस मना छोड़ो, कंप्यूटर बनाने वाले भी इंसान हैं, हुँ। टेक्नोलॉजी लेके आने वाले भी इंसान हैं। हुँ। और आज इंसान की हालत क्या हुई है? पहले उम्र होती थी
80 साल 90 साल, आज 50 40 50 60 50 साल। बस मैक्सिमम 60 हो गई है आज की क्यों? डेट, क्योंकि खाना पानी ऐसा है हम लोगों का। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। पड़ती है? आप बताओ मुझे। घर का खाना आजकल के बच्चे कम खाते हैं, बाहर का ज्यादा। ये बीमारियां तो लगेंगी ना। हम्म। अगर आप एक बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजोगे, वो हम्म। घर पे बैठे बैठे ही वो खत्म। हाँ, बैठे बैठे ही हो। फिर सारा दिन वो बैठ के जरूरी फोन देख के टाइम पास कर देगा। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट को प्रोफेशनल बनाओ। हम्म। जरूरी ये है कि स्पोर्ट्स से आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, आपका बिल्कुल। फिजिक्स अच्छा रहता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो, आपकी सोसाइटी अच्छी होती है। हम्म। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही स्पोर्ट्स करना। नहीं। दूसरी बात, अगर आपने स्पोर्ट्स करनी है तो सभी पेरेंट्स, सभी एथलीट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 18 से 25 एज में अगर आप सेट हो गए तो ठीक है, नहीं तो स्पोर्ट्स छोड़ दो। हम्म। ये रियलिटी बता रहा हूँ। स्पोर्ट करने का फायदा नहीं है। इससे बढ़िया स्पोर्ट के साथ कोई ऐसा हुनर सीखो जो आपको आगे काम आए। हम्म। एक स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रह के आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। स्पोर्ट्स मतलब में प्लान भी होना चाहिए इंसान के पास। स्पोर्ट्स में पैसा लगता है, हम्म। स्पोर्ट्स में टाइम टाइम लगता है। लगता है। स्पोर्ट्स को खुला टाइम चाहिए। हम्म। बिल्कुल। होने में आज हो जाए, होने में 20 साल भी ना हो। हम्म। लाइक मैं एग्जाम्पल हूँ, 27 ईयर हो गए मुझे गेम कर रहा हूँ। 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था एक छोटी सी जॉब के लिए, बट मैंने करके दिखाया। टाइम लगा लेकिन करा। बट हम्म। आजकल क्या है, इतना सहनशीलता नहीं है बच्चों नहीं में। है बिल्कुल। वेट नहीं कर सकते, उनको हम्म। क्विक चाहिए। क्विक ये चाहिए। कोई गेम नहीं है, ये आपकी लाइफ है। तो आप अपना मतलब बताइए कि आपकी जर्नी, जैसे सिलेक्शन हुआ आपका जी, फर्स्ट टाइम, वो कैसे हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली मैंने नेशनल में मेडल आया हम्म। पैरा कराटे में। तो उसके बाद मेरा मलेशिया के लिए सिलेक्शन हुआ। ओके। तो खुशी भी थी कि इस फ्लैग के लिए खेलेंगे। बिल्कुल। तो एक अलग फीलिंग थी कि हाँ यार, आज अब कुछ किया मैंने देश के लिए, कुछ करूँगा। तो बाकी अच्छा रहा, स्ट्रगल अच्छा रहा, टाइम भी अच्छा रहा, लोगों से मिला, तरह तरह के लोग मिले, तरह तरह की कंट्रीज देखी। हम्म। तो कई पापा को बोलते थे कि यार इसकी गेम छुड़ा दे, बहुत खर्चा होता है, ये है वो। बट पापा नहीं, पापा कहते ये एक दिन यही है, तुम टाइम लेके मिलोगे इससे। बिल्कुल। तो टाइम बदलना पड़ता है, खुद बदलना पड़ता डेफिनेटली। है। मैं चल फिर नहीं सकता था, मैं हम्म। बोल नहीं सकता था। अभी भी आपको मेरी लैंग्वेज में थोड़ी हम्म। प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आज भगवान की कृपा, सब कुछ करता हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। हम्म। और भाई बहनों का प्यार बहुत मिल रहा है। सो ऐसे ही मिलता रहे। क्योंकि देखो, दिल उस टाइम टूट जाता है कि आप इतना कुछ कर रहे हो देश के लिए, बिल्कुल। और अपना देश देश आपके लिए कुछ नहीं कर अपने रहा। नहीं। तो इसलिए हाँ, मैं थोड़ा एंग्री हुआ, क्योंकि जो मैं डिजर्व करता था वो मुझे नहीं नहीं मिला। मिला। वो अभी भी रियलिटी है, वो पूरा नहीं मिला। बट एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, मुझे दोबारा स्ट्रगल ना करनी पड़े। क्योंकि एक ह्यूमन जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, और डिसेबल्ड में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। सही बात है। बस हम तो यही दुआ है कि भगवान आगे ऐसी नौबत ना लाए, मेरे लिए नहीं, वो उन एथलीट्स के लिए भी ना लाए जो आज ये सपना देख के गेम कर रहे हैं कि हम भी तरुण की तरह जॉब लेंगे। हम्म। तो मैं भी भगवंत मान सर का भी दिल से शुक्रिया करता हूँ। एमएलए सर का जो अब मंत्री बन गए मेरे हल्के के, हम्म। तरनप्रीत सिंह सोन जी, डिप्टी कमिश्नर मैम का, एडीसी सर का, मेरे एसडीएम सर का, मेरे पूरे स्टाफ का, जिन्होंने, जिनकी मदद से मैं आज
चाहे छोटी चाहे कच्चों में लगा, लेकिन जॉब पे लगा, जिनकी वजह से आज मेरे घर का चूल्हा जलना शुरू हो गया। तो कभी डिमोटिवेट हुए हो, जैसे आपके कि बच्चे आपको टीज करते थे तो होते थे डिमोटिवेट? एक्चुअली मैम देखो, मैं भी इंसान हूँ, बिल्कुल। हर्ट फीलिंग मेरे में भी है। बिल्कुल। हुआ एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी, सुसाइड अटेम्प्ट किया, ओह, बट बच गया। मतलब फिर इतना डिप्रेशन। फिर अपने आप को संभाला कि नहीं यार, बुजदिल बुजदिल का काम है। हम्म। मैं घर वापस आ गया। उस दिन से मैंने ठान लिया था, मैं कहा, कोई मरूंगा तो कुछ करके मरूंगा, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करके मरूँ, ऐसे नहीं मरूँ। उस दिन से मैंने वादा किया अपने आप से, और आज लाखों भाई बहनों को मोटिव करता हूँ कि नहीं, ऐसा मत करो जिससे आपको हर्ट हो, आपकी फैमिली को हर्ट हो। अपनी मेहनत करो, अपनी गिरत जारी रखो। एक कीड़ी है जो दीवार पे चढ़ती है गिर जाती है, दीवार पे चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन आखिरी टाइम में वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। वैसे ही आपकी लाइफ है, अगर एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए कोई बात नहीं, अगली बार फिर हो जाओगे। हम्म। बस, मैं अब 27 साल हो गए, मैं कई जगह हारा भी हूँ, हम्म। कई जगह मैं जीता भी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं होने दिया। मैंने उस चीज़ पे फोकस किया और आगे बढ़ता रहा। मैंने लाइफ में दो चीज़ें नोट की कि अगर आपका दिल स्ट्रांग है ना, तो आपका दिमाग वर्क करेगा। अगर दिल ने साथ छोड़ दिया, दिमाग साथ छोड़ दिया। बिल्कुल। सियाने कहते हैं ना, दिल की सुनो दिमाग की मत सुनो, वो रियलिटी कहते हैं। हम्म। दिमाग उलझ जाता है डिप्रेशन में, जब आप चले जाओगे ना, तो आपको नेगेटिव थॉट आएंगे। यार मैं फांसी लगा लूँ, मैं नस काट लूँ, मैं यहाँ छलांग मार दूँ। वो नेगेटिव थॉट इसलिए आते हैं जब आपके ऊपर डिप्रेशन हैवी हो जाता हैवी है। हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? अकेलापन। हम्म। कभी अपने आप को अकेला छोड़ो ही मत कि वो डिप्रेशन हैवी हो जाए। हम्म। शाम को ग्राउंड जाओ, हंसो, फ्रेंड्स के साथ रहो, जितना टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हो करो, हम्म। ताकि वो दूर रहे। साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया कि वो सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल। तो हम भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। बिल्कुल। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका ने डुप्लीकेट हार्ट बना लिया, पंपिंग हार्ट। ओके। अभी रिसर्च चल रहा है कि जिसको हार्ट अटैक आ जाता है उसका हार्ट निकल के वो वहाँ फिट कर देते हैं, और वो पंप करता है, बंदा ठीक। हम्म। और इतनी मतलब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और हम वहीं पे वहीं बैठे हैं। बिल्कुल। हम हमारी लाइफ में बस ये रह गया, +2 किया बाहर गए, +2 किया बाहर गए, और हम्म। लाइफ को आगे भी लेके जाओ। सभी बाहर चले हो जाओगे तो पंजाब में कौन रहेगा? पंजाब का कल्चर कौन बताएगा? पंजाब में वो कल्चर जो पीछे छूटता जा रहा है, उसके बारे में कौन बताएगा आने वाली जनरेशन को? बिल्कुल। हमने तो अपने दादा दादी से परियों की कहानियां सुनी, हम्म। खेतों में बैठ के, पेड़ों के नीचे बैठ के। वो कल्चर खत्म, खत्म है, बिल्कुल। कौन बताएगा वो आगे यहाँ, हम्म। जब कोई रहेगा ही नहीं। तो रिक्वेस्ट यही है, मैं सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतनी जॉब्स क्रिएट करें, ताकि युवा पंजाब छोड़कर ना जाए। बिल्कुल। जो अपना पंजाब है ना, वो अपना ही रहे। हम नहीं हम्म। चाहते कि ये पंजाब औरों का हो। तो अपना पंजाब अपना ही रहे, अपने पंजाब यही पंजाबी रहें, खेती करें, हम्म। वही माहौल पहले वाला आए, किसी से नफरत ना हो, सभी अपने हैं, अपनों की तरह रहें। बिल्कुल। आप कौन से, मतलब कोई ऐसा प्लेयर जिसे देख के आप मोटिवेट हुए हो, है ना, जिसे देख के आपने रियल अपनी हीरो जर्नी मेरे में? पापा, ओके। वो भी किसी प्लेयर से कम नहीं थे। बिल्कुल। उन्होंने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की छोटे टाइम में। लाइक पापा एक ऐसे हीरो थे मेरे लिए, जिन्होंने अपनी खुशी त्याग के हमारा पालन पोषण किया। हम्म। उनका दिल बहुत साफ था।
वो एक बात कहते थे कि लोगों की सेवा करो, हम्म, पैसा, जमीन जायदाद, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बिल्कुल। जिस दिन आपकी अर्थी जाएगी ना, जिस दिन लोग पीछे आएंगे, वही आपने असली कमाया हो। मेरे पापा इतने ईमानदार थे कि अगर किसी भी स्ट्रीट डॉग को चोट लगती थी, किसी ह्यूमन को चोट लगती थी, कोई भूखा है, तो झट से वो पहुंच जाते थे। हम्म, एनिमल लवर थे पापा, बेजुबानों की सेवा बहुत करते थे, भूखों को रोटी खिलाते थे, किसी को किसी चीज़ की नीड थी उसकी हेल्प करते थे। अभी मरने से 15-20 दिन पहले मुझे वृद्धाश्रम, आप जानते हो जो हम्म, कोड़ी आश्रम होता है, तो 15 दिन पहले लगातार वहाँ पे वो सब्जी भेजते रहे। ओके। और एक गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे उन्होंने अपनी श्रद्धा दी। हम्म, तो उनके जाने के बाद ये चीज़ें पता लगी कि पापा वाकई में इतना कुछ करते थे, लेकिन वो बताते नहीं थे। वो यही कहते थे कि दानी साथ से दो, इस हाथ को पता ना हम्म। लगे। हाँ, दान अगर बता के किया तो क्या जी, किया। वो बिल्कुल। ऐसे थे। और हमें अभी पता लग रहा कि इतना कुछ पापा जीते जी करके चले गए हैं। मेरे पापा ने अपनी माँ की सेवा बहुत की, मेरी हम्म, दादी की, उसके उनके लास्ट टाइम तक पापा उनके साथ। नहीं तो आज के टाइम में अगर कोई बीमार हो जाए ना, तो वो छोड़ आते हैं। और मेरे पापा कहते थे कि अगर दुनिया में आंखें खुली हैं तो इनकी बदौलत खुली हैं, बिल्कुल। तो इनको कैसे छोड़ दूँ। बिल्कुल सही बात। और उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं हम्म, कि आज मैं आगे मंच, अगला मंच इतना कुछ कर रहा है। मेरे ही पूरे खानदान में कोई प्लेयर नहीं होगा, और हम्म। मैं आज एक, मेरे सभी जो भाई बहन है ना, चाचा ताई के लड़के, वो ब्राह्मण मतलब पंडिताई का काम करते हैं, लेकिन अच्छा। मैं अकेला ही हूँ जो स्पोर्ट की फील्ड में उतरा। हम्म। और मैंने आज अपना नाम, अलग एक पहचान बनाई। तो अब उनका नजरिया बदला रिश्तेदारों का। नहीं, मैं रिश्तेदारों को करूँगा क्या, हम्म। बदले उनका नजरिया तो भी कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता। बिल्कुल। जब रियल में जरूरत थी ना, तब साथ नहीं दिया। जब साथ नहीं दिया। और अब अपना कहलाने का हक उनको नहीं है। बिल्कुल। जो मेरे मुश्किल टाइम में साथ था ना, तरुण उनके लिए आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा है। हम्म, जो मेरे लिए मुश्किल टाइम में मेरे साथ नहीं था, उसको आज भी तरुण हाथ जोड़ा, आगे भी हाथ जोड़ते रहूंगा। हम्म। बस एक प्रेयर जरूर करूंगा कि भगवान उन पर कभी बुरा टाइम ना लाए। सही बात। क्योंकि मैम जब बुरा टाइम आता है ना, अच्छे अच्छों की अवॉइड कर देता। बिल्कुल। मैंने तो खुद फेस किया है। हम्म, वो टाइम नहीं भूलता मैडम, 3-3 दिन पुरानी रोटी खानी पड़ी है, 3-3 दिन पुरानी नमक के साथ रोटी खाई है। हम्म। वो टाइम नहीं भूलता। पापा का आखिरी टाइम था हॉस्पिटल में, मेरे पापा कहते रह गए कि मेरे भाई मुझे मिलने नहीं आए। अच्छा, लास्ट टाइम पे भी नहीं आए मिलने। इन हाथों में पापा ने आखिरी सांस लिया। क्या करूं, बेटा था, मजबूर था, बिल्कुल। जाते हुए देखना पड़ा। पर इतना कहूंगा, मर के भी अगर पैदा हुआ ना, यही पेरेंट्स मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे जन्म नहीं चाहिए। सही बात। जिस पेरेंट्स ने दिन रात नहीं देखी मेरे लिए। इतना सेक्रीफाइस किया। बट चलो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बाप एक रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। जब वो दुनिया से चला गया ना, उसके बाद पता लगा कि कितनी मुश्किल है वो लाइफ विदाउट पेरेंट्स। बिल्कुल। जो बेचारे बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, जिनके बच्चों के माँ बाप दुनिया से नहीं है। चले गए, कितना मुश्किल लगता होगा। रिश्तेदारी तो नाम की है मैम, बिल्कुल। कोई कोई नहीं साथ देता। हम्म। अगर आप कहोगे ना कि ये मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मैं रियलिटी लिख के देता हूँ, आप एक बार उसके पास चले जाओ कि मुझे 10,000 चाहिए, नहीं देंगे। रियलिटी कह रहा हूँ। हालांकि हम्म। मैंने
हमने चाचे ताऊ से पैसे नहीं मांगे। मैंने सिर्फ, मेरे भाई ने इतना बोला कि पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है, मिल तो आओ। वो तब भी नहीं आए। क्या एक्सेप्ट करूंगा मैं इनसे? सही बात। ये रियलिटी। चलो हैप्पी एंडिंग पे आते हैं। हाँ। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया हम्म। तो कुछ नीड नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि हम विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। मेरे इष्ट गुरु बजरंगबली जी हैं, जिनकी मैं दिल से सेवा करता हूँ, और 2 मिनट में आ जाते हैं जब मैं नाम लेता हूँ। मेरी हर प्रॉब्लम उनसे जुड़ी है, उनको बोलता हूँ मेरी सॉल्व हो जाती है। विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर आप बिल्कुल। किसी पे भी करोगे ना तो वो जरूर पूरा होगा। मैं हर एक रिलीजन की इज्जत करता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है। सबसे पहले मेरा जो रिलीजन है वो है मेरा देश। बिल्कुल। मैं हर रिलीजन का 25 हिस्सा हूँ, और मेरी कोई पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी है इंडिया। इसी के लिए खेलते थे, इसी के लिए ही मर जाएंगे। बस उस टाइम की वेट होगी जब मेरा आखिरी टाइम आएगा और मैं इस तिरंगे में लिपटूंगा। नहीं, अपने देश का वाकई बहुत नाम रोशन किया है। मैम, जब भगवान आपको एक लाइफ देते हैं ना, तो आपको एक टारगेट देते हैं कि तेरे को मैं इस चीज के लिए नीचे भेज रहा हूँ, इसे पूरा कर। ना कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। समाज में कई ऐसे भी हैं जो करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। बिल्कुल। अगर अभी मैंने नाम लिया ना तो आपको पता है कंट्रोवर्सी शुरू हो स्टार्ट हो जाएगी। जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि नहीं, मैं हमें किसी के साथ पढ़ना ही लड़ूं। नहीं। हाँ, हमें पढ़ना ही नहीं जी, कंट्रोवर्सीज में। भगवान उनका भी अच्छा करे बिल्कुल। जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप बिल्कुल। समझिए हैं। बिल्कुल। समझने वाले समझ गए। जी, ना करो, मैं तो यही कहूंगा। हम्म। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, किसी के दुख के पैसे खाओगे तो नहीं। हेल्प दिखावा करके कभी कोई हेल्प नहीं होती। जी बिल्कुल, ये तो है ना। जी। दान हमेशा गुप्त ही होता है। जी, बाकी देखो, ठीक है आप दान कर रहे हो, बढ़िया बात है, बट दान को किस जगह यूज कर रहे हो वो भी मैटर रखता है। बिल्कुल। ये थोड़ी है कि आप उसको पैसे दे दिए, भेज दिए, हमने दान कर दिया। बट हाँ। वेरीफाई करो हाँ, कि जो कि आपने उस दान बंदे ने उस जगह पे काम किया किया है या कि नहीं नहीं। किया। बिल्कुल। अब मेरे केस में था, लोग मुझे कहते थे मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं अभी, आपको मेरा फ़ोन नहीं है, आप मेरा अकाउंट देख लो। मैंने पैसे इकट्ठे करने होते ना, मैं कब कब का कर लेता। बिल्कुल। मैं करने वाले भैया को 9 लाख ना बोलता। हाँ, बिल्कुल सही फिर बात है। कोई वेरीफाई नहीं करने आ रहा था आपको फिर कि आप पे कितना खर्च है। आप बोलने को 12 की बट जगह मैंने 50 बोल खुद सकते थे। उनको बोला कि आप पहले वेरीफाई करो, फिर मेरे पास जितना बचेगा आप दे देना। मैंने खुद उनको वेरीफाई कराया। भैया करे, उन्होंने मेरे अकाउंट में नहीं डाले पैसे, डायरेक्ट उसी अकाउंट में डाले जिससे लोन क्लियर होगा। हालांकि मैंने इस हाथों में उनके पैसे नहीं दिए, उन्होंने डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाले, उससे क्लियर हो। क्या करना पैसा मैडम, भगवान 2 टाइम की रोटी दे रहा है। वो देखो ना, आपकी वही ये ईमानदारी आज तक आपको उनके साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। मैं ये नहीं मैटर करता। ठीक है, दुनिया कई अच्छे लोग भी हैं, कई बिल्कुल है। बुरे भी हैं, कई नफरत भी करते हैं, कई दिल से प्यार भी करते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर पैसे ही कमाने होता तो यार मैं अमेरिका छोड़ के आया था। बिल्कुल। अभी भी मेरे पास 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा है। मैं अगर वहाँ जाऊँ ना तो मैं पैसे तो मैं कैसे भी कमा लूँ, बिल्कुल। पर मैं उधर अपने पंजाब, अपनी माँ, अपने पेरेंट, फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं नहीं सर्टिफाइड। अभी भी मुझे, आप मानोगे नहीं, मुझे यूरोपियन की कई कंट्रियों से ऑफर आए पीआर के, मैंने नहीं ली। जिस देश में जाना ही नहीं, मैं करूँगा क्या वहाँ जाकर। बिल्कुल। बट रही बात पैसे कमाने की, वो मैं, मेरे पास हुनर है, मैं कमा सकता हूँ। बिल्कुल।
बट मैं उतना कमाना चाहता हूँ कि मेरा पेट भरे। हम्म मैं औरों की तरह दिखावा नहीं करता कि इतना है तो इतने ले लो, इतना है तो इतने ले लो, नहीं। जितने मेरी 12 लाख की नीड थी मुझे क्लियर हो गए। मुझे कईयों के फ़ोन आए कि भैया अकाउंट नंबर दे दो पैसे डालने। मैंने नहीं भाई, हम्म मैंने मेरे पास मेरी नीड पूरी होगी, वही आप किसी और की हेल्प कर दो। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। जोशी जी हैं, और एक अपने दिल्ली के हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है। फोटोग्राफर भैया हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है। एक वो है द सिटी लाइन हेडलाइन लुधियाना, उन्होंने, उनकी वजह से मेरी हेल्प हुई। उसके बाद एक भैया और हैं, वो बॉडी बिल्डर है राजस्थान के, नितेश भैया, ओके उन्होंने मेरी हेल्प की। कई इन्फ्लुएंसर भी हैं जो मेरी मदद करते हैं। बट आप मेरे जो जितने भी इंस्टाग्राम पे फैमिली है, आप किसी को भी फॉलो फ़ोन करके पूछ लेना कि तरुण ने आपसे पैसे लिए। इवन जो ये पॉडकास्ट करते हैं ना आप, मैं इसका भी चार्ज नहीं करता। कई कहते हैं ना मैं इसका भी चार्ज करता हूँ, नहीं। आपसे मैम कितने लिए मैंने? बिल्कुल कुछ भी नहीं। फिर वो भैया बैठे हैं, हम्म 3-4 तो पोस्ट कार्ड यहाँ भी कर चुका हूँ, मैंने आज तक नहीं ली। हाँ, जो प्रमोशंस करता हूँ उनके मैं चार्ज करता हूँ, वो आपका हक है। वो मेरा हक है मैम। बिल्कुल। जो मैं प्रमोशंस करता हूँ मैं उनके चार्ज करता हूँ। जो भी चार्ज होता है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, मैं ले लेता हम्म क्या टारगेट है आपका कि कहाँ तक मतलब देश का नाम रोशन करना है आपने? हूँ। टारगेट मैम अब ये है कि अपनी तरह प्लेयर्स बनाएं, और हम्म बना भी रहा हूँ। हम्म मेरे कई प्लेयर्स मेरे साथ भी आए हैं, तो आगे बहुत संभाल रहे हैं। मेरे पे बर्डन बहुत हो गया क्योंकि जॉब हो गई है, हम्म फिर मॉर्निंग टाइम स्कूल भी देखना होता है, तो सभी का भी काम है, तो मेरी हेल्प कर रहे हैं। विक्की, एक का नाम विक्की है और एक का नाम पीयूष है, और गर्ल्स है मेरे पास जो अभी हाल ही में नेशनल में मेडल लेके आई हैं, इंटरनेशनल में ओके लेके आई हैं। आपने ट्रेन किए उन्हें? जी मैम, पता क्या, अगर हम किसी को पुश करें ना तो वो पुश होता है। बिल्कुल। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, पैसे के पीछे भागेंगे। कई तो ऐसे कोच भी हैं जो मेरे साथ लगते हैं, मेरे खुद के टाउन के हैं, ओके तो वो क्या होता है, वो लगते हैं जैसे बच्चे हैं खेलने जा रहे हैं, वो तो अपनी सिटी का नाम रहा, हम्म बट उनको ये है कि हमसे ऊपर कोई ना आए। मैडम, मैं मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आज हूँ, कल को किसी ना किसी ने आना है, बिल्कुल। वो तो रियलिटी है। अगर आप गुस्सा निकाल के या किसी को नीचा दिखा के ये कुछ अचीव करोगे, कितना टाइम लगेगा? हम्म लोगों को तो सच्चाई पता लगेगी ना। बिल्कुल। फिर इससे बढ़िया है लेवल को बराबर करो, डाउन मत जाओ। मैं यही कोचों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेवल को बराबर रखो, खींचबाजी मत करो। आज आप, कल आप थे, आज मैं आऊं, मेरी जगह आप और कोई आ जाएगा, सीधी सी बात है। हम्म और दूसरा, मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि ऐसे कोच के पास जाओ जिसके पास टैलेंट है। हम्म ऐसे झोलत से आपके पास ना जाओ जिसको खुद को पंच नहीं मारने आता और आपको सपने दिखाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल खिलाने। बिल्कुल। ये दुनिया में ऐसी है, जिसके पास 4 पैसे हैं ना, उसको सिर्फ सजावट पसंद है, हम्म टैलेंट नहीं पसंद। और जिसके पास टैलेंट है उसके पास कुछ नहीं है, क्या सजावट नहीं है। अभी आप किसी कोच नाम नहीं लूंगा, आप किसी कोच के पास जाओगे ना, पहले वो आपसे लेगा 1 साल की इकट्ठी फीस, हम्म मैक्सिमम 50-60 हज़ार वो लेगा। हम्म उसके बाद कराटे ड्रेस, उसके बाद कराटे किट, उसके बाद ये टूर्नामेंट जा रहा है जिसकी टूर्नामेंट की कॉस्ट होती है 2,000-2,500, हम्म और ये कितना चार्ज करते हैं? 10,000, 15,000। हाँ, कहाँ लेके जाओगे यार, यहीं रह जाने हैं। सही बात है। वही की हेल्प करो, जो दे सकता है ठीक है, जो नहीं दे सकता उसकी तो हेल्प करो। हम्म ये कुछ होता है मैम हमारे स्पोर्ट्स में। तो आपका जो कॉमनवेल्थ में अभी सिलेक्शन हुआ है, जी, कब है वो आपका?
मैं 25 को जा रहा हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि मैं वहाँ बिल्कुल से आपके कुछ ना साथ है, कुछ बिल्कुल लेके आपके आऊँ, साथ है हमारी ताकि ब्लेसिंग। अपना पंजाब, अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ, हम्म, आप जैसी बहनों का नाम रोशन कर सकूँ। बिल्कुल। कई बहनें ऐसी हैं, अभी एक रिसेंटली एक बहन का कॉल भी आया, तो उसने मुझे बताया कि मेरा भाई ड्रग लेता था, हम्म, तो मैंने आपकी वीडियो दिखाई, भाई वो ड्रग छोड़ गया। खुद मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया अमेरिका से, वो कहता भाई मैं ड्रग लेता था, आज के बाद अब ड्रग नहीं लूँगा। मैंने कहा, क्यों? कह रहा यार आपकी तरह लाइफ जीनी है। हम्म, सो लाइफ को ऐसे बनाओ कि लोग आपकी आपकी तरह जिए, हम्म, ना कि लाइफ को ऐसे बनाओ कि लोग आपको बुरा भला कहें। हम्म, हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझ में भी कई कमियाँ होंगी, मुझ में भी कई कमियाँ होंगी, बिल्कुल, लेकिन उन कमियों को दूर भी तो मैंने खुद करना है। बिल्कुल सही। आप अब मुझे लोग टोलरेट करते हैं हम्म, मेरी वीडियो पे, कमेंट करते हैं कि हमने आज ये करना है, और तरुण को ये बोल दिया, वो बोल दिया। हम्म, भाई अगर तुम्हें अगर रियल में दम है ना, अपनी रियल आईडी से कमेंट करो, फिर तो मैं बताऊं कि मैं क्या हूँ। हम्म, फेक आईडी से तो बुज़दिल कमेंट करते हैं, बिल्कुल। सिंगर्स की फ़ोटो लगा लेंगे, हम्म, मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे। उनमें अगर इतना भी दम है ना, मैं मुंह पे कह रहा हूँ हम्म, कि अगर आप में इतना दम है, रियल आईडी से मैसेज करो। तो भाई अपनी ना एक आदत को सुधारो, बराबरी नहीं कर सकते ना तो टोलने मत करा करो, अपनी रियल आईडी से कमेंट करो, फिर पता लगेगा कि सामने वाला क्या कुछ कर सकता है। हम्म, जो ये तुम काम करते हो ना, ट्रोल करने वाला, डुप्लीकेट आईडी बना देते हो, कभी किसकी फोटो लगा देते हो, कभी किसकी फोटो लगा देते हो, इसे कहते हैं बुज़दिल। तुम बुज़दिल हो, मुंह पे कहूंगा, तुम्हारे लिए यही शब्द है। अगर हिम्मत है तो आज के बाद मेरी आईडी है तरुण अंडरस्कोप कराटे, रियल आईडी दे रहा हूँ, रियल आईडी से जब मर्जी कमेंट कर लेना, फिर बता दूंगा कि मैं मार्शल आर्ट करता हूँ या नहीं करता। हम्म। चलो, ये तो हो गया है ना, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा और वैसा चुटला टॉपिक हो चलो, गया। आप थोड़ा हाँ अब फनी। फनी वाला चलो। हाँ, आप पहले बताओ कि आपका बाहर गए फर्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा, फ्लाइट में जब बैठे। फ्लाइट में हवा ट्रेट होगी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना, यहाँ से जब उसने बोला कि फ्लाइट का बोर्डिंग पास ले लिया, हैप्पी था मोमेंट, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। मैं जब जहाज में बैठने की बारी आई, दिल कर रहा था कि ऊपर से गिर ना जाए, हम ना गिरे या कुछ ना हो जाए। तो मैंने एयर को बोला, मैंने कहा मैडम हम ऊपर रुक के कहीं बाहर निकल सकते हैं? मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा नहीं नहीं सर, एक बार जहाज चढ़ गया तो आप कहीं नहीं जा सकते। मैंने मैडम कितनी सीटें हैं? फिर मैडम ने बोला कि बहुत बड़ा जहाज होता है, आप डरो मत, सभी होंगे, हम अंदर ही होंगे सब। मैंने मैडम आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो अभी उतर जाओगे, हमारे को फंसा दोगे। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए, डरिए मत। मैंने ठीक है, मैंने भगवान का नाम लिया, बोला जय श्री राम, जो होगा देखा जाए। बोर्डिंग शुरू होगी तो मैडम कह रही जब गेट बंद हो जाते ना, वो लेफ्ट हाँ। साइड हो जाते हैं, लेफ्ट साइड हो गए, मैडम गेट बंद करने लगी, मैं उधर धड़कन तेज होगी। मैंने ले भैया अब तरुण गया तो अब ना कहीं का रहेगा नहीं, ऊपर ही पट पट जाएगा। तो जाती ही उन्हें रनवे पे जा जाया, तो मैं नाम दे रहा भगवान का, देखा कुछ हो ना। और जब जा जाते वो तो पेट में घुड़ 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 मैं खड़ा हो गया, अरे मैडम गिर जाएगा मैडम, मैं भी पकड़ लिया। मैंने कहा, "अरे आप बैठ जाओ, कह रही कुछ नहीं होगा।" मैंने कहा मैडम गिर जाएंगे तो तुम मर जाएंगे, मैंने कह रही कुछ नहीं होगा। मैडम ने मेरे को पकड़ा, पीछे बिठा दिया, मुझे कह रही जब जाती था वो ना, मैडम हम पहुंच गए। मैडम कह रही अभी तो 7 घंटे और लगेंगे। मैंने कहा मैडम कहाँ मौत के कुएं में बिठा दिया आपने ना, ऊपर से देख रहा हूँ कुछ दिख ही नहीं रहा, बदल बदल दिख रहे हैं। फिर मैडम ने मुझे ना वहाँ पे कहा कि आप क्या खाओगे क्या पियोगे, तो मैंने कहा मैडम दे दो जो जो लेना है। एक्टिव रहे। जब नीचे उतरने की बारी आई, मैडम कह रही पकड़ ले सीट को, पता लगेगा अब तुझे। मैंने सीट पकड़ी, उसको डर लगे ना वो चल गया पूरा नीचे, दौड़ दौड़। मैंने कहा मैडम, मैडम मेरे को ना मलेशिया, मेरी मिंडो मर्लिंडो एयरलाइन थी मलेशिया की। ओके। तो मैं उतरा, मेरे बाल सारे बिखरे हुए, चेहरा उतरा था। मैडम कह रही आप ठीक हो? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बाथरूम में गया, कोच पेड़े मारे रो रहा। मैंने कहा मैडम मैं कहाँ फंस, मुंह हाथ धोया, वापिस आया,
कार आई मुझे लेने। मैं अब कार वाले तो कुछ कह नहीं सकता था कि वो बेचारा तो पिकअप करने आया था। हाँ। भाई वहां पे एक बंदा मिल गया इंडियन, उसने पूरी यार लगाई मैंने। मैंने उसको खूब गालियां दी, "ओए, नहीं ठीक है भाई मैं नहीं आ रहा।" कह रहा यार तू ये हो गया क्या? मैंने कहा जहाज में मेरा बुरा हाल कर दिया। बस वो लाइट एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो जो मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, सब अच्छा रहा। फिर कभी ऐसी नौबत नहीं आई। हाँ फर्स्ट टाइम जब गया तो कोई नहीं जानता था। हम्म, हौली हौली सबको पता लगा, इमिग्रेशन वाले बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हम्म, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अभी दिल्ली यूएस जाना था तो वो इमिग्रेशन पे गया मैं, वहाँ पे हरियाणा के एक मतलब अंकल बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी कह रहा ये लास्ट स्टम्प है तेरे पासपोर्ट पे। मैं डर गया। मैंने कहा क्यों? मैं अंकल तो ब्लास्ट करा देगा जाएंगे। कह रहा नहीं बेटा, कह रहा 12 बजे के बाद मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, आज आखिरी दिन। अच्छा। मैंने कहा ठीक है अंकल। मेरे को वो जानते थे। मैंने उनको बताया कि बताना पड़ता है जब आप जाते हो। तो मैंने कहा सर मैं यूएस जा रहा हूँ, तो मुझे कह रहा भाई तेरे को कौन नहीं जानता। वो अंकल कह रहे, जब उन्होंने कहा ना कि राइट टाइम पे मेरा दिल, मैंने कहा ले भैया अंकल कहाँ कराएगा कोई। फिर अंकल ने मुझे स्टैंप लगाई, हरियाणा के थे। कह रहे बेटा विजय विजय भाव, हम्म, जब बुजुर्ग होते थे ना, हम्म, जब आप कहीं किसी सेना में या किसी टारगेट अचीव करने जाते थे तो हरियाणा में यही बोलते हैं हाँ विजयी विजय भव। भव। तो कह रहे खूब नाम रोशन करना। तो अच्छा लगा। कई एयरलाइंस हैं जो मुझे जानती हैं। हम्म, इवन जब मैं एयरपोर्ट भी जाता हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम्म, तो वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। हाँ कई एयरलाइंस हैं जिनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, हम्म, तो वो थोड़ा गुस्सा करते हैं, बट इज़ ओके, चलता है, लाइफ है। अभी रशियन, मैं एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं रशिया से आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम ना मुझे जहाज में कॉफ़ी मिली। मेरे हाथ, मैं मतलब काम नहीं करते, मेरे हाथ कांपते हैं, तो वहाँ कॉफ़ी मिली। अब मैं उठा ना पाऊँ, तो मुझे उन्होंने एक ना चीनी का पैकेट दिया, मुझे कहा नमक है। मैंने खोला, थी चीनी। मैंने हाथ पे डाल, यूं मैंने ना यूं मारा, पीछे ना 3-4 रशियन बैठी थी, वो देख के हरियाणा कि ये करके आ रहा है। एक मेरे पास आई, देख लो अंग्रेज इतने अच्छे होते हैं। उसने खुद चम्मच उठाया, कॉफ़ी में चीनी डाली, मुझे दी। मैंने कहा थैंक यू, कहती उसने मुझे ये कहा नो प्रॉब्लम, हम्म, दैट्स माई ड्यूटी। हम्म, वो हेल्प को ड्यूटी समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप किसी की हेल्प कर दो ना, 100 बंदे को ले यार मैंने उसकी हेल्प की है, हम्म। ला मैंने उसको कॉफ़ी पिला दी, मैंने ये आजकल अरे तो सबसे नहीं। पहले कैमरा बाहर आता है। मैम ये अभी मैं हांगकांग गया था, तो मेरे से ना ट्रेन ही पकड़ी गई, जो कैन नहीं होता जो हम्म, मैकडी में मिलता है बर्गर के साथ, हम्म, पेप्सी का गिलास हम्म। बड़ा वाला। तो मैंने जैसे ही उठाया वो मेरे हाथ पे काम के गिर गया। तो वहाँ पे एम्प्लॉय खड़े थे। अब अगर यही पंजाब होता मेरा सिर पड़ जाता, हम्म, लेकिन वो बंदे ने खुद आया, दूसरा मुझे भर के दिया उसने। मैंने कहा हाउ मच? कह रहा नो, इसे फ्री। कह रहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इज़ ओके योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड दैट, कि मैं आपकी सिचुएशन समझ हम्म, सकता हूँ। तो उसने मुझे उठाया, मेरे को लेके गया, साइड पे बिठाया जहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे बिठाया, मेरे को बर्गर दिया, कोल्ड ड्रिंक दी। और उस बंदे ने, मैनेजर ने, खुद वो साफ किया। और सलूट है ऐसी सोच को बिल्कुल। कि वो ह्यूमैनिटी के साथ इतना कुछ करते हैं। हम्म। और यहाँ पर इंडिया नहीं, में या मतलब हेल्प करने से पहले आज की डेट में कैमरा बाहर आता है कि हम किसी की हाँ हेल्प कर रहे मैं हैं, हम उसे शूट कर ले। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी जब यहाँ अमेरिका में था ना, आंखों की मैंने देखी बात, एक डॉग था, स्ट्रीट डॉग। तो क्या हुआ उसको ना, कार से हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, उसकी दांत पे चोट आई। उसको लेने पता कौन आया? हेलीकॉप्टर। ओके। और यहाँ पे किसी की पहले चोट लगे, पहले वीडियो बनाओ, हम्म, ये देखो ये यहाँ पड़ा है। हम्म। भाई तुम उसकी मरहम पट्टी तो कर दो बेचारे की। और यहाँ ये हाल है। इंसानियत नहीं ये है यहाँ पे। बाहर देखने हम्म, बाहर बहुत कुछ, बाहर जो एनआरआई, जिसे हम अंग्रेजी बोलते,
वो इतने अच्छे हैं कि अगर वो आपके साथ करेंगे ना तो दिल से दिल से करेंगे, करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर। वो दिखावा नहीं करते। मैं रहा हूँ, मैं हंगरी में भी रहा हूँ, मेरी गर्ल्स कई फ्रेंड्स हैं, यूएस में मेरी गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, कई और भी हैं, यानी जो अच्छे बिहेवियर की हैं, जो डिसेबल्ड को डिसेबल्ड नहीं मानते, जो कुछ मैं नहीं खा सकता था वो मुझे खुद खिलाते थे, उनका नेचर ऐसा। और यहाँ पे अगर आपके हाथ में कोई दिक्कत है, आप कांप रहे हो ना, उठ के चला जाएगा, या मजाक बनाएंगे। बट वहाँ ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। वहाँ पे एक बच्चा था, मैं मॉल में गया कपड़े देने, तो 3-4 साल का बच्चा, क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं, वो ना बॉल से खेल रही थी, बॉल छोटी वाली, उसकी बॉल ना टेबल के पीछे चली गई, तो मैंने कहा चल मैं हेल्प कर देता हूँ, मुझे उसके फादर ने रोक लिया, कह रहा नहीं देख। उसने क्या किया, टेबल उठाया, बॉल उठाई, टेबल को अपनी जगह पे रखा वापिस, कह रहा ये अगर कोई इंडिया होता ना लॉस मारनी थी, बॉल उठा के चल। ये डिफरेंट है वो अपने पेरेंट्स और कम्युनिकेशन का। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे गाइड करते मतलब डिसिप्लिन वो बचपन से ही और सिखाना यहाँ स्टार्ट पे कर देते हैं। लड़ाई हो जाए, आपने उसको मारा नहीं, पहले मार के आओ, बदला लेके आओ, फिर बात करेंगे, यहाँ होता है। उसको समझाने से रहे। देखो मैम, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई भी तब होती है जब दोनों हाँ, की अंडरस्टैंडिंग ना बने। बिल्कुल। अब मैं आपको गाली नहीं कर रहा, मेरा कोई दिमाग थोड़ी खराब है मैं आपको गाली दूंगा। हम्म जब आप कोई हरकत ऐसी करोगे तो जेन्युइन सी तब बात अगला देगा। बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जब भी जाता हूँ ट्रिप पे, खेलने जाता हूँ, वैसे भी जाता हूँ, बहुत हेल्प करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, कई लोग वैसे हैं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ पे तो बहुत ही है। बहुत ही ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग मुझसे फोटोएं खिंचवाते हैं। रियलिटी है। अब मैं आपको रिसेंटली की बात बताता हूँ, मैं ऑफिस में बैठा था, तो मैं अभी रिसेंट की आपको बात बताता हूँ, मैं ऑफिस में बैठा था, तो मेरे फैमिली के कुछ फ्रेंड थे जो इंस्टाग्राम फैमिली पे है, वो मेरे पास आए स्पेशल फ़ोटो खिंचवाने। तो मेरे साथ कई काम करते हैं, वो हरियाणा हो गई, मेरे से पूछ रहे तेरे साथ फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। अच्छा। मुझे एक मंथ हो गया था वहाँ, किसी को पता नहीं, अगले दिन और आगे, अगले दिन और आगे, तो वो फिर मुझे एक क्वेश्चन करा, भाई ये तेरे साथ क्यों फ़ोटो करवाते हैं। फिर मैंने उसको बताया, भाई तुम मुझे रोज़ देखते हो, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, वो बेचारे मुझे रोज़ नहीं मिल पाते, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। सही बात। तो वो मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहो ना, सबसे पहले आपके रोल मॉडल आपके मदर फादर होने चाहिए। बिल्कुल। हम अब कई कहते हैं कि मैं सलमान खान बनूंगा, कई कहते हैं मैं शाहरुख खान बनूंगा, कई इस एक्टर की तरह, इस सिंगर की तरह, मैं अपने पापा की तरह बनूंगा, कोई कह सकता है? कोई नहीं कहता। क्यों? रीज़न, क्योंकि अपने बाप का टैलेंट उसको नहीं दिखता, उसको वो दिखते हैं जो पर्दे पे आते हैं। अपने बाप की तरह मेहनत करना सीखो, अपनी माँ की तरह प्यार करना सीखो। मेरे लिए रोल मॉडल, अगर मुझे कोई पूछता है ना कि किससे आप आगे बढ़ रहे हो, देख देख के, मैं अपने पापा की मेहनत को आगे देख के बढ़ रहा हूँ। मेरे फादर वो फादर थे जो ठंड में सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाते थे, रात को हमारे सोने के बाद घर आते। ऐसी मेहनत की इज्जत करना सीखो, बिल्कुल। तभी कुछ बनेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को मोटिवेशन, अभी भी कमी है। फिर भी मतलब जो मतलब है ना, थोड़ी चलिए सी करते प्रॉब्लम हैं, होती है तो हार करते मान के हैं। बैठ जाते हैं। जाते जाते मैं यही बनूंगा ऑडियंस को, हंसते रहें, लाइफ बहुत छोटी है, टेंशन मत ले, घबराए मत,
जितना हो सके अपनी डाइट को मेंटेन रखें, हार मत माने, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को बिजी रखें, डाइट प्लान्स को फॉलो करें ताकि आपकी बीमारियां हैवी ना हो। अपने आप को फिटनेस के लिए वर्कआउट शुरू करें, स्पोर्ट शुरू करें, अपनी बॉडी को 1 घंटा रोजाना दें ताकि एक तो आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, दूसरा आप समाज में एक अलग पहचान दे सकें, तीसरा अपने आप को ड्रग्स से दूर रखें। और मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहूँगा, जितना हो सके अपने बच्चों को 45 मिनट्स सुबह या शाम ग्राउंड में लेके जाएं, उनको मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें। मेरी बहनों को पहले भी मैंने बोला था, ब्यूटी पार्लर अवॉइड करें, मार्शल आर्ट गेम में आए और अपने आप को सेफ रखें, समाज को सेफ रखें। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। थैंक यू सो मच आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। दैट्स माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू यू एंड योर होल टीम। थैंक यू कि सो आप मच सर। आपने इस कदर समझा मुझे और बिल्कुल। मौका दिया। थैंक यू। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।